तब आपको बात समझ में आ रही है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या दम है। क्या सिर्फ हेडलाइन से, झूठ से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं? क्या हम झूठ बोलने में विश्वगुरु बनने वाले हैं? स्टूडियो को चमकदार बना देना, भूं भाएं हाय हुई होता रहता है और कोई जानकारी आपको मिलती नहीं है। क्यों नहीं सेबी ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं सेबी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया जब अदानी ग्रुप पर इतने बड़े आरोप लगे? आज शेयर बाजार में क्या हालत देख लीजिए। अखबार भी पढ़िए कि कौन कौन लोग उस शेयर में, उनके शेयरों में, एफपीओ में निवेश करने आते हैं। बचाने की किस किस तरह के किस्से छप रहे हैं, पढ़ लीजिए आप। अगर अदानी साहब कहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है, तो इन युवाओं पर, इनके जीवन पर जो हमला हो रहा है, क्या भारत पर हमला नहीं है? 2 से 2.5% की जीडीपी का कम हो जाना, उसके बाद भी ये हेडलाइन छपवाना कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, ये बहुत हिम्मत का काम है। आप झूठ में फंसा दिए गए हैं, अभी आप उसी में रहेंगे, वो आप तय कर लीजिए। आप कोशिश भी करेंगे तो अब इतनी मेहनत लग जाएगी कि अभी 10 साल लगेंगे, तो ये जिंदगी आपकी बर्बाद ही होनी है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि देश में 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। यही बता देते कि कितने युवाओं को पकौड़ा तलने के काम में रोजगार मिला है, ये भी बता दीजिए। डेटा को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। एक बुलडोजर का फॉर्मूला आ गया, यूपी से नकल कर लो, तुरंत आप घर गिरा देने से जो युवाओं को परेशानी हुई है वो क्या कम हो गई, क्या दूर हो गई? ये भी बजने लगी है, दोनों घंटियां आपको बजा रहा हूं यहाँ पे। क्यों बजा रहा हूं अभी बताता हूं। और हम ये घंटी आपके लिए इसलिए बजा रहे हैं ताकि कोई ना कोई जाग जाए, तो इसलिए हम घंटी बजा रहे हैं। अगर आपके पास घंटी है तो आप भी घंटी बजाते रहिए। गोदी मीडिया ने क्या किया है कि आपको झूठ बताने के लिए पहले वो झूठ का पुलिंदा लेकर आया, अब झूठ का उड़न खटोला लेकर आया है, ऊपर ले गया है। पहले ही आप उसे देखते हुए अधर में लटके हैं, अब आप हवा में लटके रहेंगे। तो इसलिए हम ये घंटी बजा रहे हैं ताकि आप जमीन के नीचे आपकी नजर जाए कि कहीं जमीन खिसक तो नहीं रही है। अभी आपको टीवी देखने से कोई फायदा नहीं है, वही जो 20 साल से चल रहा था वही चल रहा होगा कि वित्त मंत्री इनसे मिलने गई हैं, उनसे मिलने गई हैं, झोले में बजट है कि किसी शुभ वस्त्र में बजट लपेट कर लाया गया है, कि अटैची में है कि बक्सा में है। इन्हीं सब चीज़ों का कवरेज हो रहा होगा और इन्हीं रवायतों में टेलीविज़न पे बजट की चर्चा जो है वो गायब हो जाती है। और अभी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे ही जो बजट को एक्सेलेंट, सुपर स्मार्ट, 10 में 10 नंबर देने लग जाएंगे, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब 10 में 10 दे ही रहे हैं, तो मेरी हालत ऐसी क्यों है, ये आप पूछ कर देखिए। बहुत चिंताजनक हालत है। 10,000 से भी कम कमाने वालों का देश भारत बनता जा रहा है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और अंदाज़ा भी होगा कि आपके आसपास के आम लोगों की सैलरी कितनी बढ़ रही है, क्या हो रहा है। 8 साल से ये कहा जा रहा है कि हम जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे थे उसका अब फायदा दिखेगा। बीच में कोविड के कारण रुकावट आ गई थी, अब फायदे का समय आ रहा है। हर समय अब आ रहा है इनका, इस पर चलता है। तो कहाँ गया भाई स्मार्ट सिटी, कहाँ गई आपकी स्किल इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, मेक इन इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है? इस पर आप बात ही नहीं करते, इसका कोई डेटा ही नहीं देते कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या घरेलू मांग के आधार पर फल फूल रहा है। ये बता दीजिए कि आपने कौन सा ऐसा मॉडल बनाया है मैन्युफैक्चरिंग का, मेक इन इंडिया का, जो निर्यात पर आधारित नहीं है, घरेलू मांग पर आधारित है। और अगर घरेलू मांग पर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तब फिर यहाँ के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कमाई इतनी कम क्यों है? क्यों वो 10,000 से कम कमा रहे हैं? तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो सबसे तेज बढ़ने वाली है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सबसे कम कमाने वालों में शामिल होते जा रहे हैं, उसमें उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या ये बात किसी ने आपको बताई? नहीं बताई। इसीलिए हम घंटी लेकर आए हैं। हमारे पास उड़न खटोला नहीं है। उड़न खटोला होता तो आपको हवा में ले जाते और आपको ऐसे ही घुमाकर चकमा दिखाते। चकमा दिखाना होता है बजट के समय। स्टूडियो को चमकदार बना देना, भूं भाएं हाय हुई होता रहता है और कोई जानकारी आपको मिलती नहीं है। उसमें 4 लोग बैठ जाते हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में, आपकी हालत के बारे में ईमानदारी उनके भीतर है नहीं। तो स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब चीजों पर अब बात ही नहीं होती है। क्या ये सब उस समय के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हिस्सा नहीं थे? राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या बजट का भाषण, सब में उसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। वो सब तो कुछ भी नहीं है। जो अस्पताल पुराना है आप उसकी ही हालत बेहतर बता दीजिए। उसकी हालत क्यों नहीं बेहतर बता रहे हैं आप? लेकिन आप देखिए स्किल इंडिया हो या स्मार्ट सिटी हो, अब सब गायब है। 21-22 का सर्वे देखिए, पुराना वाला जो पिछले साल पेश हुआ, उसमें क्या कहा गया कि 22-23 के दौरान
उसमें यही कहा गया ना 21-22 के सर्वे में कि 22-23 के दौरान जीडीपी 8 से 8.5% होगी, हो गई। तो किस आधार पर दावा किया गया था? 8 से 8.5% की हेडलाइन तो छप गई होगी, हुई तो नहीं कभी। 2 से 2.5% की जीडीपी का कम हो जाना, उसके बाद भी ये हेडलाइन छपवाना कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, ये बहुत हिम्मत का काम है। सारे लोग फेल हो गए हैं, आप भी फेल हो गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 1 नंबर से फेल हुए हैं, तो हम ही टॉपर हैं फेलियर में। कमाल है। अब आते हैं रोजगार के आंकड़े पर। इस साल के आर्थिक सर्वे में, और हर जगह छपा है प्रमुखता से, कि रोजगार बढ़ गया है। कोविड से पहले रोजगार का जो स्तर था उससे भी ज्यादा रिकवरी हो गई है। कमाल है। 10,000 से कम की नौकरियां इस देश में मिल रही हैं युवाओं को, और सरकार कह रही है कोविड से पहले जो बेरोजगारी का स्तर था उससे ज्यादा रिकवर कर गया हिंदुस्तान। तो अब बात यह है कि जो कम है, गिरावट आई है, उस गिरावट में कौन तेजी से बढ़ रहा है, जो ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है, उस पर ताली बज रही है। आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से आप वो हासिल नहीं कर सके, 8 साल में हासिल नहीं कर सके जो भी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का दावा करते हैं। तो सर्वे में कहा है सरकार ने कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, जो 2020-21 में 4.2% पर आ गई, यानी घट गई। 5.8% से घटकर 4.2% पर आ गई। 2020-21 का ये आंकड़ा है। 21-22 चला गया, 22-23 चला गया, 23-24 शुरू होने वाला है। 2 साल पहले का आंकड़ा देकर बताया जा रहा है कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है। कमाल ही है। आपको याद होगा कि 2018-19 में क्या हुआ था। लोकसभा का चुनाव आने वाला था, नौकरी एक मुद्दा बना था, तो उस मुद्दे को कैसे कुचल दिया गया। पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। यही बता देते कि कितने युवाओं को पकौड़ा तलने के काम में रोजगार मिला है, ये भी बता दीजिए। डेटा को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। तो आर्थिक सर्वे में एक तरफ क्या दिखाया जा रहा है कि जीडीपी घटी है, तमाम चीजों के असर हैं, लेकिन रोजगार कम, बेरोजगारी घट गई है। यह कैसे होता है? जीडीपी के घटने से बेरोजगारी बढ़ती है या घट जाती है? बताइए ना आप। इसीलिए मैं घंटी बजा रहा हूं, घंटी। आप भी बजाएं घंटी। तो खैर, तो अब क्या हुआ कि इस साल जनवरी 23 में बेरोजगारी की दर कितनी है इस साल, अभी पिछले साल कितनी है, आप इस आर्थिक सर्वेक्षण से नहीं जान पा रहे हैं। और अगले बजट में फिर आपको 1947 के बाद पता नहीं 57 का डेटा दे दिया जाए कि 2047 का हमने एक अमृतकाल का टारगेट रखा है। अब 47 के बाद 2057 का हम महाअमृतकाल का डेटा रख देते हैं। यह अमृतकाल चल रहा है कि जिसमें डेटा को देख के ही पता चल रहा है कि गड़बड़ी है। अमृत की तरह सत्यता तो नजर आनी चाहिए। और राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में क्या कहा था कि देश में 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं। अब 2020-21 का आप आंकड़ा दे रहे हैं, तो हम लेकर क्या करें इसका? 21-22, 22-23 2 साल गुजर गए हैं। उसमें जो बेरोजगारी के बढ़ने के आंकड़े हैं उन पर भी तो उन पर कब बात होगी? 2 साल बाद बात होगी। उसका क्या फायदा होगा बात करने का उसका? तो जो भी उड़न खटोला में जाकर बजट बता रहा है उसके नीचे ये घंटी बजा दीजिए और पूछिए कि ये सारी बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि ऊर्जा और उत्साह से भरा हो इस देश का युवा। कौन सा युवा, कहां का युवा ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है? गुजरात से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर हिमाचल, बिहार, कहीं भी उठाकर देखिए तो हमारा युवा क्या कर रहा है। सरकारी भर्ती परीक्षा से परेशान है, पेपर लीक होने से परेशान है, रिजल्ट में देरी से परेशान है, नियुक्ति मिलने से परेशान है, हजार तरह से परेशान, लाखों की संख्या में युवा। अगर अदानी साहब कहते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है, तो इन युवाओं पर, इनके जीवन पर जो हमला हो रहा है, क्या भारत पर हमला नहीं है? वो भी तो भारत के युवा हैं, इन पर भी तो हमला हो रहा है। तो आपको यह सोचना चाहिए कि किस तरह नौकरी के जो आंकड़े हैं 2 साल पुराने भी हैं, तो क्या वो पूरी तरह से दिए गए? किस तरह की नौकरी बढ़ी है, किस तरह का रोजगार बढ़ा है, कितना पैसा मिल रहा है लोगों को, कितनी सैलरी मिल रही है, ये आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? जब आप 2 साल बाद दे रहे हैं तो इतनी तो तैयारी आपको कर लेनी चाहिए थी, वो तो आपने की नहीं। अमेरिका में क्या होता है, हर महीने डेटा आ जाता है नियम से, कितने नए लोगों को नौकरी मिली है और कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आप एकदम तुरंत का तुरंत जानते हैं। इस देश में क्यों नहीं यह किया गया? क्योंकि सच्चाई पकड़ में आ जाती और फिर झूठ बोलने वालों की डबल घंटी बज जाती। यस, कि आप लोग सही सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि
आपको अभी धर्म की राजनीति से मुक्ति मिलने वाली है, आपकी नियति तय हो गई है। आप झूठ में फंसा दिए गए हैं, अभी आप उसी में रहेंगे, वो आप तय कर लीजिए। आप कोशिश भी करेंगे तो अब इतनी मेहनत लग जाएगी कि अभी 10 साल लगेंगे, तो ये जिंदगी आपकी बर्बाद ही होनी है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी आप युवाओं को लंबे समय के लिए धर्म की राजनीति के रोजगार में उससे जुड़े रहना है, वही आपको करना है। कोई दूसरा विकल्प आपके पास आपको नजर नहीं आता है और आप इससे बाहर निकलने की क्षमता नहीं है आप में, ये मान लेनी चाहिए। धर्म तो सत्य बोलने का साहस देता है ना, तो सत्य बोलकर दिखा दीजिए ना। क्यों नहीं सेबी ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं सेबी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया जब अदानी ग्रुप पर इतने बड़े आरोप लगे? आज शेयर बाजार में क्या हालत देख लीजिए, अखबार भी पढ़िए कि कौन कौन लोग उस शेयर में, उनके शेयरों में, एफपीओ में निवेश करने आते हैं। बचाने की किस किस तरह के किस्से छप रहे हैं, पढ़ लीजिए आप। तब आपको बात समझ में आ रही है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या दम है। क्या सिर्फ हेडलाइन से, झूठ से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं? क्या हम झूठ बोलने में विश्वगुरु बनने वाले हैं? तो इन सवालों के साथ आप बजट को देखिए और उन उद्योगपतियों की कम सुनिए जो किसी दबाव में, कथित दबाव में और किसी घबराहट में इस बजट को 10 में 10 देने वाले हैं। तो आप समझ जाइए, इसलिए आपकी घंटी बज चुकी है। इसलिए मैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से यह घंटी खरीद के लाया हूं, ताकि आप भी इस तरह की घंटी खरीदें और अपनी नींद, खुद को नींद से जगाते रहें, घंटी बजाते रहें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।